नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है आलू का बीज लॉटरी द्वारा, ग्रीन हाउस में खीरे की खेती, फार्म मशीनरी बैंक योजना, नई तकनीक जानेंगे किसान, जलवायु परिवर्तन खेती को खतरा, क्लस्टर प्रदर्शन से जुड़ेंगे किसान और पैक हाउस पर मिलेगा अनुदान। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आलू के बीज लॉटरी द्वारा वितरित किया जा रहा है। सूबे में इस साल भी आलू का बीज आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह है उद्यान विभाग के पास गुणवत्ता वाले बीजों की कमी होना। इस वजह से किसानों को आलू के बीज बांटने के लिए लॉटरी का सहारा लिया जा रहा है। उद्यान विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 5,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की बुआई की गई थी और 135 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विपरीत 120 लाख मीट्रिक टन ही आलू का उत्पादन मिला था। उत्पादन गिरने का कारण गत वर्ष फरवरी मार्च में हुई बारिश को माना गया है। किसान भाइयों, इस साल सरकार ने उत्पादन का रकबा बढ़ाकर 5,80,000 हेक्टेयर और आलू का उत्पादन लक्ष्य 144 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। उद्यान विभाग के पास सभी प्रजातियों के 21,500 क्विंटल बीज उपलब्ध होने के कारण बीज की मारामारी मची हुई है और इसीलिए बीज वितरण के लिए लॉटरी का सहारा लिया जा रहा है। जिन किसानों को आलू के बीज नहीं मिल पा रहे हैं, वे खुले बाजार में महंगे दामों में आलू के बीज खरीदने को विवश है। खीरा गर्मियों की फसल है, लेकिन खीरे का उपयोग सलाद और रायता के रूप में साल भर किया जाता है। ऐसे में गर्मी के खीरे से काम नहीं चलता। खीरे की उपलब्धता साल भर बनी रहे, इसके लिए कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ ने ग्रीन हाउस बुआई करने वाले खीरे का बीज बाजार में उतारा है। कियान और इसाटिस नामक ये खीरा हरे रंग का होता है। बुआई के 40 दिनों के बाद इसकी फसल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फल की लंबाई 16 से 18 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 120 ग्राम के करीब होता है। ये खीरा फफूंदी अवरोधी होता है। अच्छी उपज पाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग उत्तर प्रदेश फार्म मशीनरी बैंक योजना लेकर आया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट यानी स्नातक किसानों को 10 लाख तक के कृषि यंत्रों पर 8 लाख रुपयों तक का अनुदान मिलेगा। इस अनुदान से स्नातक किसान थ्रेसर, क्रेसर, लेवलर, कल्टीवेटर जैसे दूसरे कृषि यंत्रों को खरीद सकेंगे। इसके लिए किसानों को एससी, ओबीसी और सामान्य कैटेगरी के 8 किसानों को मिलाकर एक समूह बनाना होगा। समूह में 30% महिला और सभी किसानों का स्नातक होना जरूरी होगा। समूह बनने के बाद किसानों को बैंक में समूह के नाम से खाता खुलवाना होगा। खाते के खुलने के साथ ही किसानों को 2 लाख रुपए बैंक में जमा भी करने होंगे। इसके बाद बैंक में कृषि यंत्रों की खरीद का ब्यौरा जमा करना होगा। किसान भाई इस संबंध में पूरी जानकारी अपने जिले के जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को विश्व स्तरीय कृषि तकनीक से परिचित कराने के लिए आगामी 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ के आशियाना में स्मृति उपवन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रदर्शनी में नीदरलैंड, स्पेन, इटली, इजराइल, कनाडा, डेनमार्क समेत कई देशों की सहभागिता होगी। इसे भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर और नाबार्ड का सहयोग मिल रहा है। इस प्रदर्शनी में कृषि, हॉर्टिकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, रसायन और कृषि से संबंधित दूसरी जानकारियां किसानों को मिल सकेंगी। किसान भाइयों, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खतरों को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसकी आशंकाएं भारत में ज्यादा भयावह हो सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आशंका जताई है कि देश के 122 जिलों में जलवायु परिवर्तन के परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। इन जिलों में खेतीबाड़ी बुरी तरह प्रभावित होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में कहा गया है कि देश में 8.13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो शुष्क अथवा अर्धशुष्क है। यह 11 राज्यों के 122 जिलों में फैली है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव इस भूमि पर पड़ रहा है। आशंका है कि वर्ष 2020 के बाद ये प्रभाव नजर आने लगेंगे। अब कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्लस्टर प्रदर्शन में मिलने वाले मुफ्त बीज, उर्वरक व रसायन के लिए हर साल नए किसान जोड़े जाएंगे। इसके लिए इसी साल रबी फसल से ही तैयारी शुरू हो गई है। अब कृषि विभाग ब्लॉकवार सूची तैयार करके उसकी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा है ताकि पहले के लाभार्थी किसानों के अलावा नए किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके। यह प्रक्रिया शासन के निर्देश पर अमल में लाई जा रही है ताकि एक ही किसान को बार बार लाभ न मिले। महाराजगंज जिले के केला किसानों के लिए अच्छी खबर है।
केले को पकाने की समस्या और बागवानी के क्षेत्रफल में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिले का उद्यान विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग केला उत्पादन करने वाले किसानों के लिए पैक हाउस के निर्माण पर अनुदान मुहैया करवा रहा है। केला किसानों को 40 गुणा 20 फुट के पैक हाउस निर्माण के लिए लागत का 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए का तथा चैम्बर निर्माण के लिए 35% अनुदान औद्यानिक मिशन के तहत मिलेगा। इस अनुदान से तमाम किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि सभी केला उत्पादक किसान पैक हाउस या चैम्बर निर्माण नहीं करा सकते। केला किसानों के लिए यह खबर किसी उपहार से कम नहीं है। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेतीबाड़ी की समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, गेहूं की अवशेष बुआई शीघ्र पूरी कर लें। देर से बोए गए गेहूं की बढ़वार कम होती है और कल्ले भी कम निकलते हैं। इसलिए प्रति हेक्टेयर बीज दर बढ़ाकर 125 किलोग्राम कर लें। बुआई कतारों में हल के पीछे कूड़ों में या फर्टीसीड ड्रिल से करें। अगर खेत में जस्ते की कमी हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। चौड़ी पत्ती वाले खर पतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट 80% WP की 625 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 35 दिनों के बाद छिड़काव करें। याद रखें, इस गेहूं में राई या सरसों न बोई गई हो। जंगली जई और गेहूंसा जैसे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75% 1 किलोग्राम अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75 WG की 33 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर पहली सिंचाई के बाद परंतु फसल की 30 दिन की अवस्था से पहले छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, जौ में पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा यानी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। चने में बुआई के 45 से 60 दिन बाद पहली सिंचाई और ओट आने पर गुड़ाई करना फायदेमंद रहता है। मटर में बुआई के 35 से 50 दिन पर पहली सिंचाई करें। राई सरसों में बुआई के 55 से 65 दिन की अवस्था पर फूल निकलते समय दूसरी सिंचाई करें। शीतकालीन मक्का की बुआई के 20 से 25 दिन पर खरपतवार नियंत्रण करके पहली सिंचाई करें। चारे की बरसीम की बुआई 45 दिन बाद पहली कटाई करें। इसके बाद 20 से 25 दिन पर कटाई करते रहें। देरी से बोए गए आलू में सिंचाई करें और बुआई के 25 दिन बाद 87 से 108 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। सब्जी मटर में फूल आने के पहले एक हल्की सिंचाई करें। खेती बाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत मंडी भावों की। गेहूं बलरामपुर मंडी में 1495 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 1460 रुपए, सुल्तानपुर में 1440 रुपए और प्रतापगढ़ मंडी में 1470 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल बलरामपुर मंडी में 2090 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 1940 रुपए, सुल्तानपुर में 2050 रुपए और प्रतापगढ़ मंडी में 2035 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना नौगढ़ मंडी में 3530 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3425 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तिलहन में सरसों बलरामपुर मंडी में 3190 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 3230 रुपए, सुल्तानपुर में 3250 रुपए और प्रतापगढ़ मंडी में 3210 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव बलरामपुर मंडी में 3140 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 2890 रुपए, सुल्तानपुर में 3200 रुपए और प्रतापगढ़ में 3185 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू बलरामपुर मंडी में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 1150 रुपए, सुल्तानपुर में 985 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज बलरामपुर मंडी में 1325 रुपए प्रति क्विंटल, नौगढ़ में 1600 रुपए, सुल्तानपुर में 1500 रुपए और प्रतापगढ़ मंडी में 1525 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खेतों में लगातार फसलों के दोहन से मृदा में उर्वरकों की पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए या इनकी पूर्ति के लिए हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, और यदि यही उर्वरक मिलावटी निकल जाते हैं या नकली निकल जाते हैं तो हमें धन और फसलोत्पादन दोनों ही का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज का हमारा विषय है नकली उर्वरकों की पहचान, और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर एस.के. वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को फैजाबाद। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरह से नकली उर्वरकों की पहचान की जाए। आज के परिवेश में बहुत आवश्यक हो गया है कि जो खेती का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा कृषि निवेश है उर्वरक, उसकी जानकारी किसानों को होना बहुत ज़रूरी है। और महंगा है और उपलब्धता भी कभी कभी कम हो जाती है। इसकी वजह से इसमें मिलावट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों को ये आवश्यक हो जाता है कि वो कैसे उसको पहचान पाएंगे कि वो उर्वरक नकली है। ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर वो व्यवहारिक तरीके से जान ले तो लैब में जा करके तो जान पहचान करके तो पहचाना जा सकता है कि उर्वरक नकली है अथवा। हाँ, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत कठिन बात है कि इसको जान पाएं। तो कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिसके आधार पर किसान भाई एक आभास हो सकता है कि उर्वरक मिलावटी हो सकता है। अगर मान लीजिए मिलावटी है तो अब क्या करें, वो कैसे उसका निदान कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उन्हें? जी, और वो जब उसका प्रयोग कर लेते हैं तब उनको जानकारी हो पाती है कि उर्वरक नकली है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें? मुख्य रूप से जो उर्वरक इस समय प्रयोग में किए जा रहे हैं उसमें है यूरिया है, डीएपी है
या एनपीके डालते हैं, सुपर फास्फेट डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं जी। इनका प्रयोग बहुतायत किया जा रहा है और बगैर इनके प्रयोग के फसल का अच्छा उत्पादन संभव भी नहीं है। और हर कृषक अपनी फसल में इन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहता है और करने का प्रयास करता है अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार। सबसे पहले तो उसको ज़रूरत पड़ती है बुवाई के समय डीएपी की या सुपर फास्फेट की, और वो जब लेने जाता है तो जो सबसे पहले वो डीएपी मांगता है। तो डीएपी की जो विशेषता है उसको हम बताना चाहें किसान भाइयों को कि डीएपी एक दानेदार होता है, कभी काला मिल सकता है, कभी भूरा मिल सकता है, कभी बादामी मिल सकता है, कभी मटमैला मिल सकता है। ये उस आधार पे होता है जिस क्या उसको मिला करके वो डीएपी की 50 किलो की बोरी तैयार की गई। तत्व तो उसमें 23 किलो फास्फोरस होता है एक बोरी में और 9 किलो नाइट्रोजन होता है। जी जी। तो बाकी सब चीज दूसरी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं जिससे वो 50 किलो का बोरा बनता है और वो दानेदार फार्म में तैयार हो पाता है। जी जी। तो वो उसमें कौन सी चीज़ मिलाएगी इसके आधार पे उसका रंग निर्धारित होता है। और उसके अंदर चूंकि नाइट्रोजन होता है, अमोनिया होता है जी जी। और फास्फोरस होता है। जी। तो किसान भाई उसको जानने के लिए अगर थोड़ी सी डीएपी हाथ में लेते हैं, हमने कुछ नमूने भी लाए हैं डीएपी की किसान भाइयों को दिखाने के लिए। जैसे ये काले रंग का डीएपी है जी। तो इसमें काले रंग का फिलर इस्तेमाल किया हो गया कोयले के रूप में। जी जी। जो फिलर इस्तेमाल किया जी जी जी। तो इस वजह से इसका काला रंग है। कभी हो सकता है भूरा भी आ सकती है। अच्छा। तो इसमें से अगर हम कुछ दाने निकालें, अच्छा, इसमें दाने निकाल करके जी जी और अपनी हथेली पे रख करके और इसको अगर हम इस तरह से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद सूंघे तो इसमें देखिए अमोनिया की महक आने लगती है। बिल्कुल आ रही है। ये डीएपी की सबसे अच्छी पहचान है जो किसान भाई व्यवहारिक तरीके से दुकान पर तुरंत कर सकते हैं, उसके बाद उसको खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसी तरह आपका ये है सिंगल सुपर फास्फेट भी होता है। सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है क्योंकि ये बाजार में सस्ते दर पर उपलब्ध है। और डीएपी का रंग अगर वो डीएपी इस कलर में आ जाती है, इस रंग में आती है। देखिए एक भी रंग डीएपी का है। ये देखिए ये भी किसान भाई दिखाएंगे। वो अभी काला दिखाया था, देखिए मटमैले रंग का भी डीएपी है। और सुपर फास्फेट का भी रंग लगभग इसी तरह से मिलता जुलता होता है, या उसमें दूसरे फिलर जिप्सम की बजाय कुछ और मिला दिया गया तो उसका रंग उस हिसाब से बन जाता है। तो मूलतः इसका रंग डीएपी और सुपर फास्फेट का रंग एक ही तरह से होता है। तो इसलिए रंग के आधार पर इसका अंतर पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो सबसे बड़ा अंतर अभी हमने आपको बताया है कि सुपर फास्फेट में ये चीज नहीं आती है। अच्छा। सुपर फास्फेट में अगर रगड़ करके हम सूंघते हैं तो उसमें अमोनिया की गंध नहीं आती क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अच्छा, दूसरा जो उत्पाद इस्तेमाल इस समय हो रहा है फास्फेट के रूप में बुवाई के समय एनपीके का। जी जी। एनपीके 12-32-16 हो, एनपीके 10-26-26 हो, तमाम तरह के ये जो मिश्रित फर्टिलाइजर हैं। जी जी। तो इस तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग। अब एनपीके, अब जिसमें एनपीके शब्द अगर लगा है उसका मतलब उसमें पोटास मिला हुआ है। जी जी। और पोटास की विशेषता ये होती है कि उसमें लालपन होता है। तो जिस उर्वरक में वो मिला दिया जाएगा उसमें हल्का सा लालपन आ जाएगा। जैसे इसमें भी रहिए ऐसे दिखा स्पष्ट हो रहा है। और किसी विशेष कणों पे अगर गौर से किसान भाई देखें तो किन्हीं दानों पर वो लाल लाल छोटे छोटे कण उसको चिपके हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से वो एनपीके का इस्तेमाल किसान भाई सही तरीके से लेकर के कर सकते हैं। दूसरा जो उर्वरक आता है वो आता है यूरिया। यूरिया में कोई भी मिलावट संभव नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ मिलाई जाएगी तो वो पानी बन जाएगी। उसमें एक किसान भाइयों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये बड़ा दाना है, बुरादा है, इसमें ज़्यादा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम किसान भाइयों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि यूरिया का दाना जितना बड़ा होगा हमारी फसल के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसका कारण ये है कि वो लंबे समय तक हमारी फसल को मिलती रहेगी। अच्छा। यूरिया का दाना जितना महीन होगा, जितना उसमें बुरादा ज़्यादा होगा, जल्दी गल जाएगा, पौधे को तत्व जल्दी मिल जाएंगे, जितना पौधा तत्व ले पाएगा ले लेगा, बाकी वो वायुमंडल में उड़ जाएगा। इस प्रकार से तत्वों का ह्रास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संभावना रहती है। तो यूरिया लेते समय इतना देखें कि दाना उसका बराबर हो और बड़ा अगर दाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय बाजार में सबसे ज़्यादा जो मिलावट हो रही है डीएपी के बाद जिंक सल्फेट में आ रही है। जी जी। जिंक सल्फेट में और मैग्नीशियम सल्फेट का रंग लगभग एक जैसा होता है, दाना एक जैसा होता है। और मैग्नीशियम सल्फेट के रूप
मिला करके या मैग्नीशियम सल्फेट को ही जिंक सल्फेट के पैकेट में बना करके किसान भाइयों को देने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, उसके लिए करना क्या है, जिंक सल्फेट को पहली बात तो जिंक सल्फेट को अगर हम कास्टिक सोडा में घोलें वो घुल जाएगा, एक थक्केदार पदार्थ बन जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट में ऐसा नहीं है। अच्छा, किसान ने अगर खरीद लिया है और वो नकली निकल गया या मिलावटी है, जी। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या वो कहीं शिकायत कर सकता है? हाँ, इसके ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और किसान भाइयों से हमारी एक यही अपील है कि वो जहाँ से भी खाद लें उसका कैश मेमो जरूर ले लें। वो कैश मेमो ही उसकी पहचान होगी कि आपने बोरा फला दुकान से लिया था और आपके यहाँ ये उर्वरक नकली निकली है और ये बोरा आपके यहाँ का है। तो उसके आधार पर एक उर्वरक नियंत्रण आदेश है, उसमें कानूनन कार्रवाई के उपाय दिए गए हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी उसमें सारे तरीके बताए गए हैं और उस आधार पे वो एक सूचना जिला कृषि अधिकारी को, अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी को दे सकते हैं जी। और जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से उस विक्रेता के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा जी, तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों के आप क्या क्या मुख्य बिंदु बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय जो जिस विषय पर हम वार्ता कर रहे हैं उससे संबंधित जो सबसे आवश्यक है, ये जो महंगे कृषि निवेश है हमारे किसान भाइयों को, इनको बहुत ही विश्वसनीय दुकान से और संभव हो तो सहकारी और सरकारी गोदामों से ही लेना चाहिए। जी। और कैश मेमो हम एक बार फिर कहेंगे, कैश मेमो उसका जरूर ले लें। जी। कैश मेमो लेने से उनकी एक पहचान बनती है और उसके आधार पर ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। और दूसरा यह है कि इन कृषि रसायनों का जो भी प्रयोग करें तो जितनी मात्रा निश्चित है उससे ज़्यादा करने का कदापि प्रयोग ना करें और इससे ज़्यादा प्रयोग फसल के लिए भी और हमारी खेती के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। अच्छा, जैसे फसलों में कभी कभी जो बहुत ज़्यादा रसायन का यूज़ होता है या उसका प्रयोग होता है तो उससे भी नुकसान होता है हमारे, जब हम लोग उसे खाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि उसको कैसे कम किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात है। इस समय जो उत्पादन ज़्यादा करने की होड़ सी लगी हुई है, फसल को अपना अच्छा दिखाने की होड़ लगी है किसान भाइयों में, अच्छी बात है, ये अच्छा उत्पादन लेने की होड़ लगनी भी चाहिए, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम कृषि रसायनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर उत्पादन ले सकें। और जब भी उसकी मात्रा है उससे ज़्यादा अगर प्रयोग कर लिया जाएगा तो वो उस फसल के लिए और किसान के लिए और मिट्टी के लिए, दोनों लिए नुकसानदायक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि रसायनों की एक अवधि होती है जी कि ये कोई कृषि रसायन डाला गया, कोई कृषि रसायन का प्रभाव 15 दिन तक रहता है, किसी कृषि रसायन का प्रभाव 30 दिन तक रहता है, किसी कृषि रसायन का 1.5 महीने तक रहता है, किसी कृषि रसायन का 1 सप्ताह ही रहता है। तो अब ये तो किसी इस्तेमाल करने, प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पता नहीं है, जो हम सब्जी लेकर के आ रहे हैं वो उस पर कृषि रसायन कितने दिन पहले प्रयोग किया गया है, ये जान पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए जो उपभोक्ता हैं, जो हमारे उसको उपयोग करने वाले किसान भाई हैं और जो खाना बनाती हैं हमारी महिलाएं हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो जो भी सब्जी काट कर लाएं उसको काट करके और पोटेशियम सल्फेट के घोल में उसको थोड़ी देर के लिए डुबो दें। तो उससे होगा क्या, जब पोटेशियम के घोल में उसको डुबो देंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो उसमें काफ़ी कुछ निर्जीव हो जाएंगे और जो इन्फेक्शन या उसका जो संक्रमण होने का प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस सब्जी को एक बार उबाल लें, उबाल के उस पानी को निकाल दें और उसके बाद उस सब्जी को पकाएं। हालांकि इससे सब्जी के पोषक तत्व तो कम हो जाएंगे इससे, लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। इन नकली उर्वरकों के लिए मतलब मेन क्या आप बिंदु देना चाहेंगे, क्या सावधानी बरतें, खरीदते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? खरीदते समय जो सावधानियां हैं हमने अभी अपनी वार्ता में बताया, लेकिन फिर भी हम एक बार उनको बताना चाहेंगे कि एक तो वो सरकारी और सहकारी गोदाम से खरीदें। जी। वहाँ पर जो भी उर्वरक जाता है सही उर्वरक जाता है। जी। और अगर वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं तो किसी विश्वसनीय, जिस पे उनको विश्वास हो, एक साख हो जनपद में, उस क्षेत्र में, उस विक्रेता की, वहाँ से खरीदें। लेकिन कैश मेमो जरूर लें। कैश मेमो लेना जरूरी है, इसको हम बार बार दोहरा रहे हैं कि उर्वरक की कैश मेमो जरूर लें, जिससे अगर वो किसी आधार पर नकली निकल जाता है तो उस पर आगे की उचित कार्यवाही की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।